हे गाइस, वेलकम टू सैसमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। आप सभी को पता होगा, जो भी बच्चा CUT PG 2024 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड पंजाब यूनिवर्सिटी MSc जोलॉजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट बन रही है। और मेरी प्रीवियस जो प्लेलिस्ट थी वो थी इम्यूनोलॉजी सीरीज़ की। तो जिन बच्चों ने इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ अटैम्प्ट नहीं की तो कर लीजिए, और लास्ट में वहाँ पर आपको एक MCQ क्वेश्चन की PDF की वीडियो मिलेगी, उसको भी वॉच कर लेना। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। देखो, ये आपका जो आज का टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहली बात फर्टिलाइजेशन की। देखो, ये आपका डेली लाइफ में भी आपका यूज़ है, यानी साइंस जो डेली यूज़ में आपकी आएगी, यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर दे पाओ एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट। और दूसरा, आपका क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के। तो फर्टिलाइजेशन होती क्या है? The sperm and the egg fuse together to begin the creation of new organisms. Fertilization implies the two separated and sex, यानी the combination of genes derived from two parents and the reproduction. Okay, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म्स एंड एग। पहले तो होगा कि स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग्स। तीसरा, फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। एंड फोर्थ, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट द डेवलपमेंट। तो ये 4 स्टेप हम करेंगे। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे मेनली 2 टॉपिक। पहला सी अर्चिन और दूसरा मैमल्स। आप सभी को पता होगा फर्टिलाइजेशन कितने टाइप की होती है? फर्टिलाइजेशन 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल होती है यानी बॉडी से बाहर, तो बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन को हमने डिस्क्राइब करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम एक आर्टिफिशियल मीडियम बना सकते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि हाँ कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इन द केस ऑफ सी अर्चिन, आपने पढ़ा होगा सी अर्चिन एक अकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जो मेराइन लाइफ में रहता है। तो सी अर्चिन की फर्टिलाइजेशन बेस्ट डिस्क्राइब की हुई है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरी है मैमल्स, यानी मैमल्स में हम अपने देखेंगे ह्यूमन लाइफ की देखेंगे। तो पहले हम कवर करेंगे सी अर्चिन की। तो जो मॉर्निंग की वीडियो बनी है आज सुबह सुबह, ये बनेगी सी अर्चिन की, और शाम को मैं डालूंगा वो ह्यूमन की डालूंगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे डालना जरूरी है एक ही दिन में। ओके, आज संडे भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जो टर्म्स आपके लिए नेसेसरी हैं और आ सकती हैं। पहली बात करते हैं हम, मान लीजिए आपकी फर्टिलाइजेशन हो रही है इंटरनल। कैसी फर्टिलाइजेशन हो रही है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है वो 3 स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। पहली है, आप लिख सकते हो, आप नोट्स बना रहे हो तो। पहली है ओविपैरिटी, दूसरी है ओवोविविपैरिटी, तीसरी है विविपैरिटी। तो जो ओविपैरिटी है उसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है इंटरनली एंड डिपोजिटेड आउटसाइड द बॉडी एंड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही होगी, बट उसके बाद जो एग होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, और उसकी डेवलपमेंट फिर बाहर चलेगी। ओके, बीवीपैरिटी के केस में यंग वंस जो होगा वो डेवलप होगा मदर के अंदर ही, यानी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट दोनों मदर के अंदर ही होगी। ओके, जिसको बोलते हैं बीवीपैरिटी। बट इन केस ऑफ ओवोविविपैरिटी, तो ओवोविविपैरिटी में होता क्या है, एग की जो डेवलपमेंट होती है, यानी एग जो फर्टिलाइज होता है वो तो इंटरनल होता है, और साथ में ही उसकी डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होती है। बट अब दोनों ओवोविविपैरिटी एंड विविपैरिटी में डिफरेंस कहाँ आया? तो डिफरेंस वहाँ आया, ओवोविविपैरिटी में होता क्या है, एग जो है वो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, वो एग योक से लेता है। ओके, योक सैक से लेता है, यानी एग जो है वो मदर के अंदर रहेगा, बट वो फूटेगा नहीं, वो अंदर रहेगा, और उससे जो न्यूट्रिशन है वो भी एग से ही आएगा, मदर से नहीं आएगा। बट बी पैटी में होता क्या है, बी पैटी में जो न्यूट्रिशन आता है वो प्लेसेंटा से आता है, ठीक है, यानी मदर से आता है। तो डिफरेंस आई थिंक आपको समझा गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। अब देखो, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर टर्म्स बता दूं। तो गैमेट्स होते हैं क्या हैं?
एक होता है स्पर्म जो मेल में होता है, एक होता है एग जो फीमेल में होते हैं। तो थोड़ा सा हम स्पर्म के बारे में देखते हैं। स्पर्म को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1670 में, बट उसका रोल फर्टिलाइजेशन में डिस्कवर नहीं किया गया था 18 तक। जैसे ही 1840 में क्या हुआ, अल्बर्ट बोन कोलिकर, ये साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, अल्बर्ट बोन कोलिकर, डिस्क्राइब करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेल्स इन द अडल्ट टेस्टिस दैट द फर्टिलाइजेशन रिसर्च कुड रियली बिगन्स। डिस्कवरी तो 1670 में आई थिंक एंटोन वैन ल्यूवेन ने कर दी थी, बट इसका रोल फर्टिलाइजेशन में 1840 में अल्बर्ट बोन कोलिकर के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसका रोल किसमें है, फर्टिलाइजेशन में है। ओके, अब बनता कैसे है एक स्पर्म, यहाँ पर पूरा डायग्राम यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो इसको। इसमें सबसे पहले एक सेंट्रोइल आपको दिख रहा है, गोल्जाई बॉडी दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है और न्यूक्लियस दिख रहा है। जैसे जैसे आपके स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। जो सेंट्रोइल है उसमें से फ्लैजेला निकलना स्टार्ट हो जाता है। एक्रोजोमल वेसिकल एंड ग्रेनुल्स ये कहाँ से बनते हैं, ये गोल्जाई बॉडी से बनते हैं। ओके, सेंट्रोइल से फ्लैजेलम बहुत लंबा होता जाता है, और गोल्जाई जो है वो रिमेनेंट होती चलती है, यानी कंडेंस्ड होती चलती है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल थे वो भी आपके सराउंड हो जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे रहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया उन फ्लैजेला पर लग जाएंगे और पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना देंगे। जो हमारा एक्रोजोम कहाँ से बना है, गोल्जाई से बना है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। ओके, याद रखना इसको। अगर स्पर्म के एनाटॉमी की हम बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर था, मैंने बता दिया, एक्रोजोम वेसिकल होते हैं जो एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम के पास कौन सा एंजाइम होता है, हायालुरोनिडेज, बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, या हायालुरोनिक एसिड भी आप बोल सकते हो। तो ये स्पर्म के हेड पे होता है, और इसका मिडल पीस और इसकी टेल, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर ये देखो आप, मान लीजिए अब स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिल रही है। आपने बचपन में सुना होगा कि स्पर्म को एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं, आपने सुना है। बट रियली में हम देखें तो स्पर्म की जो प्रोपल्सन की क्षमता है वो डायनिन के द्वारा मिल जा रही है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद नहीं रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एक एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, बट रियली में हेल्प किसी कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है एटीपी, तो वो डायनिन की हेल्प से हो रहा है। आपने एक फ्लेजिला का स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें आपने, यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इजी रहेगा। यहाँ पर आप देखो तो आपने ऐसे एक स्ट्रक्चर देखा होगा फ्लेजिला का, जिसमें यहाँ पर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे ऐसे साथ साथ में लगे होते हैं, ठीक है। तो उनके आगे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके ऐसे डायनिन आर्म्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, डायनिन आर्म्स होती हैं। तो ये जो डायनिन आर्म है यही हेल्प करती हैं, क्या करती हैं, यही हेल्प करती हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल है। तो याद रखना टर्म डायनिन, डायनिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाकी मान लीजिए कि जो डायनिन था उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया किसी फ्लेजिला में, किसी स्पर्म के फ्लेजिला में डायनिन की क्षमता है, डायनिन की जो पोटेंशियल था वो खत्म हो गया, ये म्यूटेट हो गया। तो एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है, यहाँ पर डिजीज याद रखना, कार्ट-एंगल ट्रायड, यहाँ पर आपको दिख रही है ये डिजीज, इस डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ओके, तो कार्ट-एंगल ट्रायड में होता क्या है, स्पर्म जो होता है वो इमोटाइल हो जाता है, यानी स्पर्म की जो मोटालिटी है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये यानी स्पर्म अब मोटाइल नहीं करेगा, यानी मूव नहीं कर पाएगा, इमोटाइल हो जाएगा। तो ये डिजीज कौन बताई मैंने, कार्ट-एंगल ट्रायड हुई। क्यों, क्योंकि डायनिन क्या होगा, म्यूटेट हो गया है, यानी डिस्ट्रॉय हो गया है। एक और कंडीशन है, मान लीजिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में ये डायनिन खत्म हो जाए, एम्ब्रियो में, स्पर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, अब एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ। तो एक डिजीज है जिसको बोलते हैं साइटस इनवर्सस, यानी आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट के बजाय राइट साइड में आएगा। ओके, जैसे रावण के केस में था, आपने मूवी देखी होगी एक, उसमें भी यही सीन था। होता क्या है, आपके जो डायनिन है वो एम्ब्रियो में डिस्ट्रॉय हो गई है। तब हुआ क्या, ये जो साइटस इनवर्सस है ये एक डिजीज है जिसमें आपका जो हार्ट है वो किस तरफ होगा, राइट साइड होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं हम, एक टर्म और है यहाँ पे देखो, कैपेसिटेशन की। याद रखना कि जो मैमल्स के स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कभी भी किसी भी बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं जब तक वो किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना कर जाएं। यानी in the mammals the differentiation of sperms is not completed in the testes, although they are able to move. The sperm are released during to the ejaculation do not yet having capacitation to bind the fertilization in egg.
इसमें कहा जा रहा है कि जो मैमल्स का स्पर्म होता है वो एबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए कब तक, जब तक वो किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं कर जाता है। एक बार एंटर कर दिया गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, 3 चेंजेस हो गए, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म जो है वो एबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑल्दो स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए एबल नहीं है जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना करें। अब एग की बात करें हम, तो ऑल द मैटरनल नेसेसिटी टू विगन ग्रोथ डेवलपमेंट मस्ट बी स्टोर्ड इन द एग ओवम। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, ओवम और एग। एग और ओवम सेम थिंग्स हैं, बट oocyte इट इज नॉट अ सेम थिंग जस्ट लाइक एग एंड ओवम, डिफरेंस है। Whereas the sperms eliminates most of its cytoplasm as it matures, the developing egg, called as oocytes, before it reaches the stage of meiosis at which it is fertilized। यानी कहा जा रहा है कि जो स्पर्म है वो अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, बट एग के केस में साइटोप्लाज्म डिसॉल्व नहीं होगा, वो सारा का सारा एज इट इज रहेगा। बट oocyte जो है वो एग और ओवम नहीं होता है, डेवलपिंग ओवन, ठीक है, यानी डेवलपिंग एग जो होता है उसको हम oocyte बोलते हैं। तो डिफरेंस आई थिंक आपको पता होगा, एग और ओवम एक ही चीज है, बट oocyte एक डेवलपिंग एग है, डेवलपिंग ओवम है। oocyte आपको पता होगा, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि ह्यूमन फीमेल में कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte कहते हैं और अपनी जो एग है वो डेवलपिंग स्टेज को स्टॉप कर लेता है, बट जैसे स्पर्म एंटर करेगा वो उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो रेस्टिंग स्टेज कौन सी है, तो रेस्टिंग स्टेज अभी लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, वो है मेटाफेज। कौन सी मेटाफेज, मायोसिस 2 की, मायोसिस 2 की मेटाफेज पर वो अरेस्ट कर लेगा। जैसे स्पर्म एंटर करेगा, हैप्लॉइड हैप्लोइड आपस में मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर बनेगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी सारे प्रोसेस। तो स्टेज याद रखना, मायोसिस 2 मेटाफेज स्टेट। ओके, तो यहां पर आप देखो, तो ये एक सी अर्चिन का एग आपको दिख रहा है। अब सी अर्चिन के एग में आपको एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस दिख रहा है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, व्हाइट लाइन एनवलप आपको दिख रही है और एक जेलीकोट दिख रहा है। व्हाट इट इज द केस ऑफ सी अर्चिन। हमारे केस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे केस में कैसा स्ट्रक्चर है वो आपको शाम की वीडियो में देखिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बता दूंगा आगे स्ट्रक्चर में आपको शाम की वीडियो में बताऊंगा। हमारे केस में यानी इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, एग जो होगा उसके बाहर कोट लगा होता है, उस कोट को हम बोलते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस के अंदर हमारा क्या होता है, जोना पैलोसुडा। जोना पैलोसुडा के अंदर क्या होता है, हमारा एग एनवल्प होती है, एग मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है। व्हाइट एनवल्प वहाँ नहीं होती है, ना ही जेलीकोट वहाँ पर होता है, तो हम डिस्कस करेंगे शाम की वीडियो में। अभी हम बात करें सी अर्चिन की। और आप सोच रहे सी अर्चिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी अर्चिन की जो फर्टिलाइजेशन है मोस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में बना सकते हैं। ह्यूमन फीमेल में अंदर क्या हो रहा हमको कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी अभी चली हुई है। ह्यूमन फीमेल का सही में रिप्रोडक्शन देखना हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम वो कंडीशन नहीं दे सकते हैं आर्टिफिशियली जो एक ह्यूमन फीमेल के अंदर एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रही हो। बट एक्सटर्नल तो दे सकते हैं हम, एक मीडियम लो, पानी दो, पानी में स्पर्म छोड़ दो, एग छोड़ दो, देख लेंगे हम। बट ह्यूमन के केस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वो ज़्यादा अंडरस्टूड भी नहीं है, बट ये अच्छे से अंडरस्टूड है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये तो कुछ बताया गया है कि एग के अंदर क्या क्या होता है, ये तो सिंपल चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पर देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिख रही है आपको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। प्राइमरी oocyte, अब ये आपको बताना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वहां पर फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाती है किसी एक स्टेज पर। इन केस ऑफ ह्यूमन मैंने आपको पहले बता दिया है, सेकंड माइटोटिक मायोसिस फेज, मेटाफेज। ओके, देखो प्राइमरी oocyte कब बनता है, एस्कैरिज में। एस्कैरिज में प्राइमरी oocytes में ही फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाती है, यानी डिवीजन स्टॉप हो जाता है, देन स्पर्म आएगा, फिर दोबारा आपके रिज्यूम हो जाएगी। ओके, फर्स्ट मेटाफेज में ही आपका निमेटोड वगैरह, मोलस्क वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, स्टारफिश वगैरह। सेकंड मेटाफेज में कहाँ चलती है, इन केस ऑफ एम्फीबियंस होंगे, मोस्ट मैमल्स होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे, फिश वगैरह होगी। और कंप्लीट एग कहाँ बनता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्लीट एग किस ऑर्गेनिज्म बनता है बिफोर स्पर्म एंट्री। स्पर्म की एंट्री होने से पहले किस ऑर्गेनिज्म में एग जो है वो कंप्लीटली बन चुका होता है, तो उसका एग्जाम्पल है
सी एनिमून एंड सी अर्चिन, जो हम आज पढ़ रहे हैं, सी अर्चिन। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वो डिवीजन स्टॉप कर लेता है मेटाफेज में, मायोसिस 2 की मेटाफेज में। जैसे स्पर्म आएगा फिर आपके द्वारा कंटिन्यू करेगा। ओके, तो डिफरेंस है, याद रखना इसको, ये याद रखो। ये एक स्ट्रक्चर है सीएचएन का, ये है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखो ये माइक्रोबिलाई दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की माइक्रोबिलाई है, ये वाली देखो। और जो वाइटलाइन एनवल्प के अंदर यहाँ पर देखो आप, ये आपको दिख रहे हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इसका आगे जाके रोल है। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेल एनवल्प के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये देखो यार, यहाँ देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ह्यूमन बींग्स का एग है, तो ये देखो ये ह्यूमन बींग्स का एग है। इसमें ये देखो सबसे बाहर क्या है, क्यूमुलस है। क्यूमुलस की ही अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, सुनो होगा अपने बचपन में। देन ओवम होता है, एग एनवल्प होते हैं, जो पहला सुडा होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। तो अभी तक हमने ओवरव्यू पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला स्टेप है कि स्पर्म जो है वो कांटेक्ट करेगा जेली कोट के साथ। जेली कोट कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सी अर्चिन एग। देन एक्रोजोम रिएक्शन होगा, डाइजेशन होगी जेली कोट की, वाइंडिंग होगी वाइटलाइन एनवल्प से, और उसके बाद फ्यूजन होगी एग मेम्ब्रेन से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्पर्म अट्रैक्शन, स्पर्म अट्रैक्शन। तो स्पर्म अट्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ओके। तो स्पर्म अट्रैक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको स्टेप्स में आपको दिखाऊंगा जहां पर हमने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहली क्या प्रॉब्लम होगी, देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो दो प्रॉब्लम हमको एनकाउंटर होती हैं। पहली, मान लीजिए सी अर्चिन ने स्पर्म को रिलीज किया, अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट है, पानी है। पानी में तो देखो आप एक इमेजिन करो, एक समुद्र है, समुद्र में सी अर्चिन बैठा हुआ है। सी अर्चिन ने अपने स्पर्म को रिलीज किया, अब समुद्र में तो इतना कुछ है, ठीक है। अब इसको कहाँ जाना है, उसको एग के पास कैसे पहुंचना है, ठीक है। ऊपर से सेम स्पीसीज वाला स्पर्म ही सेम स्पीसीज वाले एग से अटैच होना है, तो आप सोचो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। एक इतने बड़े इकोसिस्टम में, समुद्र में, वो भी लास्ट में बेंथोज होते हैं, तो लास्ट में कैसे पॉसिबल है कि एक इतने ज्यादा डाइल्यूशन मीडियम में स्पर्म को एग के पास पहुंचना है और सेम स्पीसीज के ही एग के पास पहुंचना है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं स्पर्म अट्रैक्शन एंड एक्शन एट अ डिस्टेंस। Species-specific sperm attraction has been documented in the numerous species, including the cnidarians, mollusks, echinoderms, amphibians, urochordates. In many species, sperms are attracted towards the egg of their species via chemotaxis. तो एक टर्म याद रखना, कीमोटैक्सिस। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है ओनली कीमोटैक्सिस की वजह से। अब कीमोटैक्सिस क्या है, पहली बात यहाँ पर आप देखिए, What the ability to move does not provide the sperm with directions. अब स्पर्म तो मूव कर रहा है, आप सभी को पता होगा, जैसे ही सी अर्चिन ने स्पर्म को रिलीज किया वो मूव करने लग पड़ेंगे, बट उनको डायरेक्शन थोड़ी पता कि कहाँ जाना है उसको। उनको कैसे पता होगा कि हमें उसी एग के पास जाना है, हमें सी अर्चिन के सेम स्पीसीज के एग के पास जाना है। तो होता क्या है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक पेप्टाइड है जिसको बोलते हैं हम कीमोटैक्सिस पेप्टाइड, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड सैप, और सैप का एक बेस्ट एग्जांपल है रिसेक्ट। तो रिसेक्ट को याद रखना, RESACT, यहां पर आपको दिख रहा है रिसेक्ट। तो रिसेक्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो फीमेल एग के द्वारा रिलीज किया जाता है, और जिसको एक स्पर्म क्या करता है, कीमोटैक्सिस करता है, उसको सूंघता है, उसको स्मेल आ जाती है कि हाँ भाई ये रिसेक्ट आया है, और सेम स्पीसी के रिसेक्ट को पीछे करते स्पर्म उस एग तक पहुंच जाता है, जिसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले जो रिसेक्ट है वो आइसोलेट किया था अराविसिया पंकुलेटा से, एक स्पीसीज है सी अर्चिन की। रिसेक्ट डिफ्यूजेस readily from the egg jelly into the sea water and has profound effect at very low concentrations when added into the suspension of Arabica sperms. When a drop of the sea water containing the Arabica sperm is placed on the microscope slide, the sperms then spins in the circle about 50 micrometer diameter. Okay, यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ही अराविस्का पंकुलेटा
का रिसेक्ट जो है वो जेलीकोट से, जेलीकोट क्या होता है, एग की आउटरमोस्ट लेयरिंग है, जेलीकोट से रिसेक्ट जो है वो निकलेगा। अब रिसेक्ट के जो रिसेप्टर लगे होंगे वो स्पर्म के हेड पर लगे होंगे। अब रिसेक्ट को है सेम स्पीसीज का जो रिसेक्ट है वो उस सेम स्पीसीज के स्पर्म के साथ अटैच हो जाएगा और गाइड करेगा रिसेक्ट कि स्पर्म को कि मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे एग तक पहुंचा दूंगा। ओके, ये रिसेक्ट का काम होता है, साइट डायरेक्शन फॉर द स्पर्म्स। ओके, बट याद रखना ये सेम स्पीसीज का करेगा, ये नहीं कि स्पीसीज मान लीजिए यहाँ पर अराविस का पंकुलेटा है बट वो एस पंकुलेटा को लेके आ गया, नो, वो सेम स्पीसीज के स्पर्म को डायरेक्शन बताएगा कि तुझे कहां पहुंचना है। ठीक है, when the extracellular side of the receptor wind the resect, it activating the latent guanyl cyclase in the cytoplasmic side of the receptor। जैसे ही रिसेक्ट जो है जो एग के द्वारा रिलीज किया गया है स्पर्म के रिसेप्टर, जो स्पर्म के ऊपर रिसेप्टर लगा होगा उसके साथ अटैच करेगा, एक साइक्लिंग चलेगी जिसको बोलते हैं ग्वाइनिल साइक्लेज, जो साइटोप्लाज्म में होगा, स्पर्म के साइटोप्लाज्म में होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। यह मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको आरजीसी दिख रहा है, आरजीसी यानी रिसेक्ट का यहाँ पर रिसेप्टर है ये। ठीक है, अब जो रिसेक्ट का रिसेप्टर है ये किसका दिखा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म के ऊपर ही रिसेप्टर लगा होगा ना। रिसेप्टर होता क्या है, जो किसी मॉलिक्यूल्स को खींचने का काम करता है, रिस्पॉन्ड का काम करता है। तो रिसेक्ट किसने रिलीज किया, एग ने रिलीज किया। जैसे ही रिसेप्टर जो है उसका रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगा हुआ स्पर्म से उसके साथ अटैच हो जाएगा, अंदर के तरफ स्पर्म के साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक जीएमपी में, और साइक्लिक जीएमपी जो है वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे स्पर्म में मोटालिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी स्पर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, यहां पर देखो, influx of the calcium ions from the seawater into the tail, these sperm specific calcium channels are encountered by Cat-Spur gene, the same gene that control the direction of the sperm migration in the mice and human. The increasing in the cyclic GMP and calcium activate both the mitochondrial ATP generating apparatus and dyning ATP energy। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है एनर्जी और फॉर प्रोपल्सन यानी मूवमेंट के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, डायनिन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही कैल्शियम कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई है डायनिन के पास एक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्पर्म जो है वो मोर फास्टली मूव करने पड़ेगा टुवर्ड दी एग। ओके, ये सारा क्या हुआ, ये सारा अभी तक हमने पढ़ा है क्या, स्पर्म की एक्टिवेशन, स्पर्म जो है एक्टिवेट हो गया इस रिएक्शन के द्वारा और स्पर्म को डायरेक्शन भी मिल गई है। अब स्पर्म में क्या करना है, स्पर्म ने भाई एक्रोजोम रिएक्शन करना है, यानी स्पर्म अब पहुंच चुका है हमारे जलीकोट तक। जलीकोट ने रिसेक्ट को भेजा, रिसेक्ट ने स्पर्म को खींचा और जलीकोट तक लेके आ गया। अब स्पर्म कहाँ पहुंच गया, हमारा जलीकोट तक पहुंच गया। अब यहाँ क्या होगा, द सेकेंड इंटरेक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड जलीकोट रिजल्ट इन द एक्रोजोम रिएक्शन। अब यहाँ पर एक्रोजोम रिएक्शन होगा, यानी in most marine invertebrates the acrosome reaction has in two components, the fusion of the acrosome vesicle with the sperm cell membrane and the extension of the acrosome processes. Okay, the acrosome reaction in sea urchin is initiated by the contact of the sperm with zelycote and the contact causing the exocytosis of sperm acrosome vesicle and proteolytic enzyme and proteases thus release the digestive path through the zelycote through the egg surface। यानी अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो यहाँ पर डायग्राम होगा आई थिंक। ओके, नहीं ये तो ब्रिंटालिन का है, एक सेकंड ऊपर होगा डायग्राम, यहाँ पर आप देखो। तो एक्रोजोम रिएक्शन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो येलो कलर का दिख रहा है वो हमारा क्या है, एग जली है, तो यानी जलीकोट है। अब जलीकोट में होगा क्या, एक्रोजोम रिएक्शंस होगा, यानी हमारा जो जितना भी हमारा साइटोप्लाज्म होगा, जितना हमारा एक्रोजोम के एंजाइम होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ, टिप में, टिप में इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम जो जितना भी मटेरियल वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाएंगे। ओके, और एक्सोस्टोसिस के थ्रू, एक्सोस्टोसिस होता है बाहर की तरफ कुछ फेंकना, तो सारा जितना भी एक्रोजोम का मटेरियल है यानी एंजाइम होंगे, हाइल्यूरोनिडेज होगा, वो यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको डॉट 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 दिख रहे होंगे, ये कर देंगे उस जलीकोट को ही डिप्लीट कर देंगे, यानी डाइजेशन कर देंगे जलीकोट का। अब जलीकोट का जैसे डाइजेशन होगा, अगला स्टेप है बाइंडिंग विद वाइटल लाइन मेम्ब्रेन। ओके, तो
एक्रोजोम रिएक्शन आप समझिए सिंपली क्या हो रहा है, जितना भी एक्रोजोम का मटेरियल है वो निकल रहा है, एग्जोस्टोसिस कर रहा है, और एग्जोस्टोसिस करने के बाद वो जो जेली कोट है उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। हमारी एग जली है वो डाइजेस्ट हो चुकी है। अब वंस द स्पर्म रीचेज द एग सरफेस द एक्रोजोम प्रोसेस अडर टू द वाइटल लाइन एनवल्प। अब एग जली तो डिप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट कौन सी लेयर आती है, वाइटल लाइन एनवल्प। उसके बाद आएगा आपका कौन सी, वाइट लाइन एनवल्प के बाद आएगी आपकी एग की एनवल्प। अब कौन सी एनवल्प आई है, वाइट लाइन एनवल्प आई है। अब उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। ओके, it is possible that the proteasomes from the acrosome coat the acrosomal processing, allowing it to digest the envelope and point attachment of the process toward the egg। अब क्या होगा, जो मटेरियल एक्रोजोम निकाला था, जिसने जेली कोट को खाया था, उसने ही बाइटलाइन एनवल्प को भी वो डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देगा। ओके, इन सी अर्चिन द एक्रोजोम रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड इन द जेली कोट। अब आप कहोगे, आपके अंदर एक क्वेश्चन पुट होना चाहिए था कि स्पर्म का एक्रोजोम एक्टिवेट ही क्यों हुआ, उसने एग्जोस्टोसिस ही क्यों की, वो नहीं कर सकता था। आपके पास क्वेश्चन पुट होना चाहिए कि हाउ व्हाई। अब मैंने बोला कि रिसेप्टर लेके आया जेली कोट तक स्पर्म में, अब स्पर्म वहां पहुंच गया है, अब स्पर्म ने एक्रोजोम रिएक्शन किया ही क्यों, उसको क्या मतलब पड़ा एक्रोजोम रिएक्शन करने का। तो होता क्या है, जो जेली कोट है उसके पास एक पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सल्फेट। कौन सा, सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है इन द एग जेली दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड डायरेक्टली अबव द एक्रोजोम वेसिकल ऑन द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। These polysaccharides are highly species specific, and the egg jelly factors from one species of sea urchin generally fails to activate the acrosome reactions even in the closely related species. That's so very important। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पोलीसैकेराइड निकला है एग जेली के द्वारा, वो एक स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म को ही क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। मान लीजिए रिसेक्ट ने गलती कर दी, किसी और स्पर्म को लेके आ गया, वो उस स्पीसीज का नहीं था, फिर भी वो एक्रोजोम रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉलीसैकेराइड जो होगा, यानी सल्फेट कंटेनिंग जो पॉलीसैकेराइड है, वो भी स्पीसीज स्पेसिफिक है, वो भी अपनी स्पीसीज के स्पर्म को बोलेगा कि तू एक्रोजोम रिएक्शन कर। ओके, thus the activation of the acrosome reaction serves as a barrier of the interspecific fertilization. This is the important when the numerous species inhabit in the same habitat when the sperm in the seasons overlap। यानी एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट साइज स्पीसीज होंगी। अब यही डिस्टिंग्विश कर रहा है कि किस स्पीसीज को या अपनी ही स्पीसीज को फर्टिलाइजेशन करना है, किसी और स्पीसीज को फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इन केस ऑफ स्ट्रोंगाइलो सेंट्रोटस परपटस, एक स्पीसीज है सी अर्चिन की, इसमें जो एक्रोजोम रिएक्शन होता है वो इनिशिएट होता है रिपीटिंग पॉलीमर ऑफ फुकोज सल्फेट। फुकोज सल्फेट एक सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, ये एग जेली के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। तो ये ओनली स्ट्रोंगाइलो सेंट्रोस परपेटस वही स्पीसीज एक्टिवेट होगी, वही स्पीसीज के स्पर्म है वो एक्रोजोम रिएक्शन करेंगे। ओके, अब द स्पर्म एंड द रिसेप्टर एक्टिवेट द 3 स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, the calcium transport channels that allow the calcium to enter into sperm head। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि उसने क्या किया लिया भाई, एक्रोजोम रिएक्शन। ठीक है, तो एक्रोजोम रिएक्शन हुआ कैसे। अब तो ये भी तो हो सकता है कि एक्रोजोम रिएक्शन हुआ कैसे। तो जो पॉलीसैकेराइड है, यानी फुकोज सल्फेट हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो फुकोज सल्फेट करता क्या है, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर जो स्पर्म के हेड के ऊपर लगे हुए हैं। अब इसके वजह से क्या होगा, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल्स दैट अलाउ द कैल्शियम टू एंटर इनटू स्पर्म हेड, कैल्शियम जो है वो स्पर्म के हेड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर द पंप सोडियम आयन, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्पर्म में, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा होगा क्या, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं फोस्फोलाइपेज एंजाइम दैट मेक द अनदर सेकंड मैसेंजर दैट फोस्फोलिपिड आइनोसिटोल IP3 की वजह से भी कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा स्पर्म के अंदर। ओके, ये सब कुछ होने की वजह से अब क्या होगा, द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्रोजोम रिएक्शंस इन्वॉल्व द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोजोम प्रोसेस। अब देखो यहाँ तक क्या किया था, उसने रिलीजिंग एंजाइम किया था और पाथ कर दिया था जेली कोट और बाइटल एनवल्प को, यानी बाइटल एनवल्प को और एग जेली को उसने डिसोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्रोजोम रिएक्शंस इन्वॉल्व द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोजोमल प्रोसेस बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लोबुलर चेन्स मॉलिक्यूल्स इनटू द एक्टिन फिलामेंट। The influx of the calcium ion is that to activate the protein ROV in the acrosome region and mid-piece of sperm। अब एक्रोजोम ने तो अपना कार्य कर लिया पूरा, अब जो
स्पर्म के अंदर जो अब एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो भी हेड में प्रेजेंट होता है, याद रखना। जो एक्टिन फिलामेंट है वो पहले कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है, बट धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिन एक सीधा लंबा पाइप जैसा हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर में। जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी, वो जो है मिड पीस स्पर्म का, वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन को। मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कोन्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पर दिखाता है, एक सेकंड। रिकॉग्निशन ऑफ द एग एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। अब मान लीजिए सारा हमने एग जेली को भी डिसॉल्व कर लिया है, वाइटलाइन एनवलप को भी डिसॉल्व कर लिया है, तो अब क्या होगा, अब कैसे हमारा स्पर्म है वो एक एग एनवलप को से अटैच होगा। ओके, तो sea urchin egg sperms contact the egg jelly coat, provide the first set of the species specific recognition। ये सब हमने पढ़ लिया है। Another critical species specific binding event must occur once the sperm has been penetrated in the egg jelly and its acrosomal process contact the surface of egg। ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आता है याद वाइंडिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइंडिन, व्हाट इज द वाइंडिन? वाइंडिन एक मॉलिक्यूल है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हम। The acrosomal protein mediating this recognition in the sea urchin is the insoluble protein windin। अब जो वाइंडिन है वो आइसोलेट किया हमने स्ट्रोंगाइलोसेंट्रोसिस परपोटासिस में फर्स्ट टाइमली, एंड फाउंड टू कैपेबल ऑफ द वाइंडिन टू द डीजेलेटेड एग ऑफ द सेम स्पीसीज। अब मान लीजिए एग जेली को हमने डिसॉल्व कर लिया, वाइटलाइन एनवलप को हमने डिसॉल्व कर लिया। अब जो एग की मेम्ब्रेन है उसके पास भी ओनली स्पीसीज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वही अटैच कर पाएंगे। तो होता क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसको पता है बाइंडिन जो मॉलिक्यूल है वो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है। अब जो बाइंडिन मॉलिक्यूल है इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे एग की एनवलप पर, किस पर, एग की मेम्ब्रेन पर। अब एग की मेम्ब्रेन पर बाइंडिन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। जैसे ही बाइंडिन और बाइंडिन रिसेप्टर आपस में जुड़ेंगे, हमारा स्पर्म जो है वो अपने हेड को खोल देगा और सारा डीएनए वगैरह अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर आप देख रहे हो एक्रोजोमल मेम्ब्रेन लगी हुई है, स्पर्म मेम्ब्रेन लगी हुई है, ग्लोबुलर एक्टिन लगा हुआ है। धीरे धीरे आप सभी को पता होगा एक्रोजोम निकल जाता है, जैसे एग जेली को डिसॉल्व करने के लिए, वाइटलाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए। अब सारा एक्रोजोम डायग्राम सी में देखो निकल चुका है। अब जो ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बना, इसमें बाहर क्या रहता है, वाइंडिन लगा हुआ है, वाइंडिन। और जो वाइंडिन है, तो वाइंडिन को बनाने का काम किसने किया, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट ने। और एक्टिन माइक्रोफिलामेंट कैसे बना, कैल्शियम की कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से, कैल्शियम अंदर ज्यादा होने की वजह से। ओके, अब the biochemical studies that confirm that the binding of the closely related sea urchin species have been different protein sequences. This finding implies the existence of species-specific binding receptors. अब species-specific binding receptor on the egg white line envelope, glycoprotein that display the property that expected the binding receptor has been isolated. Okay. तो ये स्टेप हो चुके हैं हमारे। अब फ्यूजन होता है एग का स्पर्म सेल मेम्ब्रेन के साथ। ओके, once the sperm has traveled to the egg and undergo the acrosomal reactions, the fusion of the sperm cell membrane with egg cell membrane can begin। अब हमारा चला कि स्पर्म की मेम्ब्रेन और ऊपर जो बाइंडिन था ना, वो बाइंडिन के रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट थे कहाँ पर, व्हाइट लाइन एनवलप पर। ये भी याद रखना, शायद मिस्टेकली से मैंने एग एनवलप कहा दिया है, ठीक है। तो व्हाइट लाइन एनवलप पर ही बाइंडिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। बट फ्यूजन कैसे होता है यहाँ पर देखते हैं हम। स्पर्म एग फ्यूजन अपेयर्स टू कॉज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन इन द एग टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन कोन। अब फर्टिलाइजेशन कोन बनती है, एक डिप्रेशन जैसे बनता है। ओके, जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज होता है, एक फर्टिलाइजेशन कोन जैसी बनती है। अब होमोलॉजी बिटवीन द एग एंड स्पर्म्स अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड एंड स्पर्म्स एक्रोसोम प्रोसेस हैज ऑलवेज अपेयर्ड टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन। ओके, अब the fusion of the active process often mediated by specific fusogenic proteins in sea urchin, binding play a second role as a fusogenic protein. In addition to the recognizing the egg, binding contain a long stretch of the hydrophobic amino acids near to the amino acid terminus. This region is able to fuse the phospholipid vesicles in vitro. अब जो बाइंडिंग थी वही हेल्प कर रही है कि स्पर्म को कि तू एग मेम्ब्रेन को फाड़ और अंदर चला जा। ठीक है, अब वन एग वन स्पर्म। As soon as one sperm enter into the egg, the fusibility of the egg membrane, which was necessary to get the sperm inside the egg, become dangerous liability. In the normal case monosomy, अब देखो आप सभी को पता होगा ओनली एक ही स्पर्म जो है वो एक एग में जाना चाहिए नॉर्मली,
अगर बहुत सारे चले जाएंगे तो एनोप्लाइडी, ड्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी हो जाएगी और क्रोमोसोम डिफरेंसेस हो जाएगी, जिसकी वजह से डिजीजेज कॉजिंग होगी। तो हमको चाहिए कि ओनली एक ही स्पर्म एंटर होना चाहिए, पॉलीस्पर्मी नहीं होना चाहिए, हमको बस मोनोस्पर्मी करनी है। तो कैसे हम एक कंट्रोल कर सकते हैं मोनोस्पर्मी को, कैसे हम चाहते हैं कि ओनली एक ही स्पर्म जो है वो एंटर करें, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन बनते बनते हैं कि हम कैसे पॉलीस्पर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं कि बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो एग के अंदर ना चले जाएं, ओनली एक ही जाएं, तो कैसे हम कंट्रोल करेंगे। पहले देख लीजिए, मान लीजिए बहुत सारे चलेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देखो 18 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ सी अर्चिन, एक स्पर्म में, हैप्लॉइड में। अब 18 प्रेजेंट है, 18 ही एग में है, बट यहाँ पर देखो 2 चले गए, यहाँ पर देख सकते हो 2 चले गए, 18 पे चला गया और ये 18 पे चला गया, 3 18 हो गया। असल में 2 18 होने चाहिए थे, 3 18 हो गए, तो ये टोटल हो गया 54। असल में टोटल कितना होना था, 18 18 36 होना था, बट यहाँ के तो 54 हो गया। तो 54 जो होगा वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 12 6 14 18 4 रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो जाइगोट में कहीं 34 नंबर होगा, कहीं 24 होगा, कहीं 32 होगा, कहीं 18 होगा, यानी अब जीनोम भी डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से अब एबनॉर्मलिटीज आएंगी। अब बट हम चाहते हैं कि ओनली एक ही स्पर्म अंदर जाए, तो 2 प्रोसेस होते हैं जिसको होते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ मोर देन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज प्रिवेंट मोर देन 1 स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग। डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। पहला है फास्ट ब्लॉक, इसको पढ़ते हैं हम। फास्ट ब्लॉक में होता क्या है, फास्ट ब्लॉक इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन, दस अकर इमीडिएटली अपॉन एंटरिंग द स्पर्म। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्पर्म एंटर हुआ, इमीडिएटली 1 से 3 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा स्पर्म नहीं आ सकता है, जिसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो ऐसे हुआ क्या, ऐसा चेंज क्या होगा जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पा रहा है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में हम बात करें, अभी तक स्पर्म ने एंट्री नहीं ली है एग में, तो एग का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 MB, यानी नेगेटिव पोटेंशियल होता है। कैसा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। बट जैसे ही स्पर्म ने एंट्री ली एग के अंदर, तो स्पर्म के पास NAADP था, जिसको बोलते हैं हम निकोटिनिक एसिड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसके वजह से सोडियम चैनल ओपन हो गए। और सोडियम चैनल ओपन हो गए तो सोडियम चैनल जो वो मूव करेंगे स्पर्म के साथ साथ एग में, और एग का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -17 MB था वो बढ़कर पॉजिटिव MB हो गया, पॉजिटिव 20 MB हो गया। अब आपने पढ़ा होगा डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन वगैरह, आपने पोलराइजेशन वगैरह पढ़ा है। तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना। तो मेम्ब्रेन कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, पहले कैसी थी, नेगेटिव थी। अब मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई है और स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म भी पॉजिटिव होता है और एग भी पॉजिटिव हो गया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी और एक और स्पर्म जो है वो अटैच नहीं हो पाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की वो नेगेटिव होगी तभी हमारा स्पर्म एंटर कर पाता है, क्योंकि स्पर्म होता है पॉजिटिव चार्ज वाला और एग होता है नेगेटिव चार्ज वाला। सिंपल से समझो आप। तो स्पर्म तभी एंटर कर पाएगा जब एग की मेम्ब्रेन कैसे होगी, नेगेटिव होगी। बट जैसे पहला स्पर्म ने एंट्री ली, एग की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया, सोडियम चैनल को ओपन कर दिया। सोडियम चैनल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, स्पर्म के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी और स्पर्म जो अंदर नहीं आ पाएगा, जिसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके, दूसरा है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं देखने को मिलती है। ओके, ये ओनली सी अर्चिन में देखने को मिलती है। बट स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हमारे में भी देखने को मिलेगी और सी अर्चिन में भी देखने को मिलती है। अब स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्या होता है, टाइमिंग याद रखना। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी 1 से 3 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती है। बट ज़्यादा देर तक हम इसको पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं, यानी फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इट इज ट्रांजेंट एंड सिंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सी अर्चिन एग रिमेन्स पॉजिटिव फॉर ओनली 1 मिनट। 1 या 2 या 3 मिनट के लिए ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एग मेम्ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो तुरंत ही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगी तो दोबारा एंटर कर जाएगा एक और स्पर्म। अगर एक और स्पर्म एंटर हो गया तो फिर तो पॉलीस्पर्मी हो गई।
अब इसके बाद हम चलती है स्लो ब्लोकोपोलिस पर। फास्ट ब्लोक हो गई, अब साथ साथ में स्लो ब्लोक वाली भी चल पड़ती है। स्लो ब्लोकोपोलिस पर में होता क्या है, जैसे ही स्पर्म अंदर गया, स्पर्म के एग मेम्ब्रेन के अंदर एक कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। बहुत सारे कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये स्लो ब्लोकोपोलिस पर में करते हैं। अब हम देखेंगे ये कैसे करते हैं। अब डायरेक्टली विनीथ दी सेल अर्चन एग सेल मेम्ब्रेन और 15,000 कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कितने कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं? 15,000। सोच सकते हो आप, इतने सारे कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे। किसकी? एग की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे और कुछ केमिकल्स को रिलीज करने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, किसको करने देते हैं? कुछ केमिकल्स क्रिएट करते हैं। वो केमिकल आई थिंक जहाँ तक मुझे पता चल रहा है वो होता है ह्यूमन के केस में अलग होता है और इन CHN के केस में अलग होता है। तो एक सेकंड हम देखते हैं जो यहाँ पर जो सीन है ना, इस टर्म में याद रखना आपको क्योंकि ये ज़रूरी है। हाँ ठीक है। तो ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन, ये ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन जो होता है वो CHN के केस में होता है, इसको याद रखना। अब जो ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन है वो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स के द्वारा रिलीज की जाता है। और ओके, अब ये ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन क्या करेगा, इसको हम देखते हैं ये क्या करेगा। जैसे ही हमारा कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं उन्होंने ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स को रिलीज किया, तो आपने देखा होगा फर्टिलाइजेशन वाइटलाइन एनवल्प और एग एनवल्प साथ साथ में है, वो उसको दूर कर देगा, बस यही करेगा मेन। समझ गए क्या बोला मैंने? यहाँ पर दोबारा देखो आप, कहीं स्ट्रक्चर होगा एग का तो वहाँ पर मुझे बोलना। एग 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 का स्ट्रक्चर कहाँ है भाई? बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है। हाँ यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर एग की मेम्ब्रेन के बाहर हमारे क्या लगी हुई, वाइटलाइन एनवल्प लगी हुई है। अब जैसे ही कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन को रिलीज किया तो वो ओस्मोटिक ग्रेडियंट को इंक्रीज कर देता है, यानी वाटर्स को बोलेगा कि अंदर आ, बहुत ज़्यादा पानी अंदर आएगा, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन और वाइटलाइन एनवल्प के बीच में जो स्पेस है उसको बहुत दूर कर देगा, यानी वाइटलाइन मेम्ब्रेन को बहुत दूर कर देगा, जिसकी वजह से होगा अब जो स्पर्म नेक्स्ट स्पर्म आएगा पहले वाइटलाइन मेम्ब्रेन से एनवल्प हो जाएगा, बट बीच में पानी होगा जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाएगा। क्या होगा? अंदर नहीं आ पाएगा। पहले स्टेप तो ये करेगा, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स पहले ये करेगा कि वाइटलाइन एनवल्प को ही दूर कर देगा, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये। ओके, वाइटलाइन एनवल्प भी दूर चल जाएगी तो स्पर्म जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बीच में पानी है। ओके, बीच में पानी हो गया है। अब दूसरा और चीज़ें भी करेगा, ये नहीं कि ओनली यही करेगा। अब देखो और क्या करेगा, और एक फर्टिलाइजेशन एनवल्प बनाएगा। कैसे बनाएगा? यहाँ पर देखो आप, one of these enzymes, cortical granulosin's serine proteases, cleaves the protein post that connect the vital envelopes and protein to the egg cell membrane. It does clip of the winding receptors. Okay. अब जो वाइटल एनवल्प उसके ऊपर वाइंडिंग रिसेप्टर लगे हुए हैं, अब उन बाइंडिंग रिसेप्टर को ही क्या कर देगा, क्लिप ऑफ कर देगा, वहां से निकाल देगा। अब बाइंडिंग के रिसेप्टर ही वहां से क्लिप हो गए तो जो स्पर्म के ऊपर जो बाइंडिंग लगा हुआ है वो फर्टिलाइजेशन एनवल्प के ऊपर या हम बोल सकते हैं वाइटलाइन एनवल्प के ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगे। अगर स्पर्म अटैच ही नहीं हो पाएंगे तो उनका अंदर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यानी बाइंडिंग के रिसेप्टर को भी ये रिलीज करवा देगा, क्लिप ऑफ करवा देगा। बाकी और क्या करवाएगा, द कंपोनेंट ऑफ द कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स वाइंड टू द वाइटलाइन एनवल्प टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन एनवल्प। द फर्टिलाइजेशन एनवल्प स्टार्ट टू फॉर्म द साइट ऑफ द स्पर्म्स एंट्री एंड कंटिन्यू to expansion around the egg. This process start with 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में ये प्रोसेस चलती है, यानी फर्टिलाइजेशन एनवल्प बन जाती है। ओके, तो एक तो हुआ कि उसने वाइटलाइन एनवल्प को दूर कर दिया, दूसरा हुआ कि उसने वाइंडिंग के रिसेप्टर को क्लिप ऑफ कर दिया, तीसरा जो हुआ उसमें वाइटलाइन एनवल्प टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन एनवल्प, वाइटलाइन एनवल्प को कन्वर्ट कर दिया गया फर्टिलाइजेशन एनवल्प में। और फर्टिलाइजेशन एनवल्प बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्स होते हैं, जिसके कारण स्पर्म जो वो एंटर ही नहीं कर पाता है। ये तीसरा प्रोसेस होता है और ये फर्टिलाइजेशन एनवल्प वो 20 सेकंड के अंदर अंदर बन जाती है। ओके, तो fertilization envelopes is elevated from the cell plasma membrane by the
म्यूकोपोलीसैकेराइड्स रिलीज बाय द कोर्टिक ग्रेन्यूल्स यानी ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन की बात की जा रही है। दिस बिस्किस कंपाउंड एब्जॉर्ब द वाटर टू द एक्सपेंड द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजेशन एनवलप। मैंने बात कर दी कि क्या होता है अब, so that the envelope moves readily away from the egg and the fertilization envelope is then stabilized by the cross-linking adjacent proteins through the egg-specific peroxidase enzymes and transglutaminase released from the cortical granules. Okay. अब क्या क्या चीज़ें हुई कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या किया, बाइंडिंग्स के रिसेप्टर को रिलीज कर दिया गया, ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स को रिलीज किया जिसने किस लेयर को दूर, किसने वाइटलाइन एनवलप को दूर कर दिया गया सेल मेम्ब्रेन से, पानी बीच में डाल दिया, और साथ में ही उसने एक और एंजाइम को रिलीज किया जिसको बताया हम ट्रांसग्लूटामिनेज, उसने क्रॉस लिंक्स बना दिए। क्रॉस लिंक्स बनने के वजह से जो फर्टिलाइन, जो इसको मतलब फर्टिलाइजेशन एनवलप बोल रहे हैं, अब जो वाइटलाइन एनवलप है उसको हम फर्टिलाइजेशन एनवलप बोल रहे हैं, वो हार्ड हो जाएगी तो स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाएगा। ओके। अब एक और एनवलप बनी जिसको बोलते हैं हाइलाइन लेयर। ये कैसे बनी? This cross links allow to the egg and early embryo to resist the force of the ocean intertidal waves. As this is the happening, the fourth set of the cortical granules protein, including hyaline. अब एक और प्रोटीन जो है वो cortical granules निकालते हैं जिसको बोलते हैं hyaline. अब hyaline forms the coating around the egg, and this egg extend elongated the microvilli whose tips attach to the hyaline layer. This provides the support of the blastomy during अब एक हाईलाइन लेयर भी बन जाएगी और वो भी प्रोटेक्ट करेगी कि एक और स्पर्म अंदर ना आ पाए। ओके। तो ये सारा सब कुछ कर दिया हमने कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने, आपको यहाँ पर डायग्राम पर दिख रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, स्पर्म आया ज़लीकोट में, बाइटल एनवलप में माइक्रोबिलाई बने, एग सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स इजेक्ट हुए, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने फर्टिलाइजेशन एनवलप बना दी वगैरह वगैरह, आपको दिख रहा है। सिंपल स्टेप है। अब हम लास्ट देख रहे हैं कि कैसे एक्टिवेशन हुई एग की मेटाबॉलिज्म की। ओके। अब हमारा घुस गया वो, अब स्पर्म ने एंट्री कर ली एग में। अब क्या होगा? Although the fertilization is often depicted as nothing more than the means of the merge two haploid nuclei, it has equally important role to initiating the process that begins to development. These events happen into cytoplasm and occur without the involvement of parental nuclei. In addition to the initiation, the slow block to the polyspermy, the release of the calcium that occurs when the sperms enter into the egg, critical for activation of the egg metabolism. The initiation development, the calcium ions release the initiator from the maternally stored messengers. जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा तो क्या होगा? कैल्शियम आयन ओपन हो जाएंगे, किसके? एग एनवलप के। यहाँ पर आप देखो, एक्टिवेशन आफ्टर द गैमेट मेम्ब्रेन फ्यूजन, सोल्यूबल फैक्टर फ्रॉम द स्पर्म्स एक्टिवेट द पीएलसी। जैसे ही स्पर्म ने एंट्री की, यहाँ से एग एनवलप के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं पीएलसी। पीएलसी PIP2 को कन्वर्ट कर देगा PIP3 में, और ये कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देगा जिसकी वजह से बहुत सारा कैल्शियम जो वो एग के अंदर आ जाएगा। ऑल्दो ये डैग को भी ओपन कर देगा, डैग भी कहता है कि कैल्शियम को भी ओपन करता है, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा एक किसी एग के अंदर। ये सारा प्रोसेस बताया है कैसे एग आ रहा है, ये आपको जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जैसे इस पर में एंट्री लेंगे। ये याद रख, इतना टर्म में आपको याद रखना बस। अब इसको देख लो, स्पर्म ने कॉन्टैक्ट किया, फ्यूजन किया, ठीक है, पीएलसी बीटा इसको जरूरत नहीं है, जान दो, ये भी बहुत डीप हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एग के अंदर। ओके। यहाँ पर देखो, ये एक समरी टाइप है जिसमें आपको रिकॉल करने में अच्छा रहेगा। स्पर्म बाइंडिंग एंड फ्यूजन ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म ने बाइंडिंग की एग मेम्ब्रेन के साथ, तो क्या हुआ? दो चीज़ें हुई। एक तो सोडियम आया, मैंने आपको ऊपर बताया सोडियम आया, सोडियम एंटर हुआ तो सोडियम ने क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 MB से +20 MB कर दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हुई। ओके। साथ में उसने काइनेज को स्टिमुलेट किया, यानी पीएलसी को एक्टिवेट किया। पीएलसी IP3 को ओपन करेगी और डैग को ओपन करेगी। डैग जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा और सोडियम पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा। सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और हाइड्रोजन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर pH भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में जो कैल्शियम वो क्या करेगा? कैल्शियम का काम है कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है अंदर
मैंने बताया कोर्टिका ग्रेनुल्स हैं, वो फटेंगे तो वो कुछ काम होगा, यानी फर्टिलाइजेशन एनवलप वगैरह बनेगी, बहुत कुछ होगा। तो इसको किसने करवाया? कैल्शियम चैनल पर ने करवाया। अब कैल्शियम जो है वो साथ में क्या करेंगे? डिग्रेडेशन करेंगे साइक्लिन की, और मैप काइनेज की भी इनएक्टिवेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो माइटोसिस मियोसिस 2 में मेटाफेज में वो रुका था वो दोबारा स्टार्ट कर देगा। बट इन केस ऑफ सी अर्चिन ऐसा होता नहीं है। सी अर्चिन के केस में पहले से वो एग क्या होता था, वही होता था। बट यहाँ पर सीधा माइटोटिक डिवीजन ही होगा, यानी क्लीवेज ही होगी। अब फ्यूजन ही होगा इन दोनों का। साथ में कोर्टिक ग्रेनुल्स है वो स्लो ब्लो को पोलिस्पर्म भी करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ फाइलन लेयर भी बनाएंगे। ओके, अब हम सीधा पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब फ्यूजन कैसे होती है? After the sperm and egg cell membrane fuse, sperm's nucleus and its centrole separate from mitochondria. अब sperm टूट जाएगा। जैसे sperm egg के अंदर घुसेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसका हेड निकल जाएगा, मिड पीस निकल जाएगा, टेल निकल जाएगी, फ्लैजेला अलग पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अलग पड़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लैजेलम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं इनसाइड द एग सो वेरी फास्ट और वेरी फ्यू। इफ एनी स्पर्म ड्राइव माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इट डेवलप और अडल्ट ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फ्लैजेला वगैरह होता है, वो खत्म हो जाते हैं अंदर ही, एग के अंदर ही। रहता क्या है? सेंट्रोइड रहता है, और साथ में जो स्पर्म का न्यूक्लियस वो रहता है। 10 although each gamete contribute a haploid genome of the zygote, mitochondrial genome is transmitted primarily by the maternal parent। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो फादर वाला आए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ओनली क्या हुआ? मदर वाला साइटोप्लाज्म बचा है। यानी अगर डिजीज होगी भी तभी हम बोलते हैं मैटरनल डिजीज होते हैं। साइटोप्लाज्म डिजीज होते हैं वो मैटरनल होती हैं। मैटरनल क्यों होती है? क्योंकि जो मेल का माइटोकॉन्ड्रिया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ओनली फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया ही बचा है। पिछली बार क्वेश्चन आया था एचपी में, ये HPMS सेंटेंस में, कि जो साइटोप्लाज्मिक डिटेल या मैटरनल इनहेरिटेड डिजीज होते हैं वो कौन से किसके द्वारा कोज किए जाते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोज होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ही यहाँ पर रोल बचा है, क्योंकि एग वाले का स्पर्म वाला माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म हो गया यहाँ पर। ओके, अब fertilization in sea urchin occur after the second mitotic division, so there is already a haploid female। यहाँ पहले से एग बना हुआ है, इधर कोई यहाँ पर स्टॉपेज नहीं हुई थी। ओके, तो फर्स्ट न्यूक्लियर एनवल्प डिसइंटीग्रेट। अब होगा क्या? पहले क्या होगा? जो स्पर्म के न्यूक्लियस के बाहर भी एनवल्प लगी हो पहले वो डिकंडेंस होगी, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो स्पर्म का जो क्रोमेटिन है और एग का जो क्रोमेटिन है वो आपस में नजदीक आता जाएगा। अब द काइनेज फॉर द एग साइटोप्लाज्म फॉस्फोराइलेट द स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन प्रोटीन एंड अलाउइंग देम टू डिकंडेंस देम। और जो एग का साइटोप्लाज्म है वो कहेगा जो स्पर्म का जो क्रोमेटिन है उसको डिकंडेंस करने के लिए बोलेगा। डिकंडेंस से होगा अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन वगैरह अच्छे से होती है, क्योंकि वो यूक्रोमेटिन करने को बोल रहा है। द डिकंडेंस स्टोन आर देन प्लेस्ड बाय द एग ड्राइव क्लीवेज स्टेज स्टोन्स। ओके, अब यहाँ पर देखो व्हाट हाउ डू द स्पर्म्स एंड एग प्रोन्यूक्लाई फाइंड ईच अदर। अब ये बात भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो लास्ट पैरा है, उसके बाद हम खत्म करें टॉपिक को, इसको समझ लेना आराम से, इजी है। क्वेश्चन है व्हाट हाउ डू द स्पर्म एंड एग प्रोन्यूक्लाई फाइंड ईच अदर। यानी स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस और एग का प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे को ढूंढ कैसे रहे हैं? ठीक है, ढूंढ कैसे रहे हैं? तो आफ्टर द सी अर्चिन स्पर्म एंटर इनटू द एग साइटोप्लाज्म द स्पर्म न्यूक्लियस सेपरेट फ्रॉम द टेल्स। मैंने आपको ऊपर बताया वो टूट जाता है, और स्पर्म का जो न्यूक्लियस वो रोटेट कर जाता है 180 डिग्री एंगल पर, जिसकी वजह से स्पर्म का जो सेंट्रोइल है इज प्लेस्ड बिटवीन दी मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। उन दोनों के बीच में जाता है, क्या आ जाता है बीच में? सेंट्रोइल आ जाता है। अब सेंट्रोइल क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड होता जाता है, और वो करता क्या है? एग के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एस्टर बना लेता है। यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक तरफ आप लेके चलो कि एग है, दूसरी तरफ आप लेके चलो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है, एग का प्रोन्यूक्लियस है, बीच में आ जाएगा हमारा कौन सा? सेंट्रोइल। अब सेंट्रोइल अपना माइक्रोट्यूब्यूल दोनों तरफ भेजेगा और एक दूसरे को अटैच कर लेगा, और एस्टर भेजेगा, अपनी रेज भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एग और दूसरा एग का प्रोन्यूक्लियस एंड स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस वो आपस में माइग्रेट होते जाएंगे टुवर्ड इटसेल्फ, एंड दिस फ्यूजन फ्रॉम डाइप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस। वो क्या बनाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा। ओके, at this point the diploid nucleus has formed, and DNA synthesis and protein synthesis has been commenced, and the inhibition of cell division has been removed, and C. reaction can now begin to the multicellular organisms। okay, तो ये सारा होगा। नेक्स्ट शाम को हम देखेंगे internal fertilization in the mammals in case of human female। Thank you and have a nice day।